नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी देखने वाले हैं वह प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों पर बात कर रहे हैं। अगर हम प्राइमरी की बात करें या फिर हम जूनियर की बात करें साथी, तो दोनों में आप सभी से जो समस्या समाधान है अफेड़ा है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। समस्या समाधान से एक प्रश्न और अफेड़ा से भी एक प्रश्न हमेशा से पूछे गए हैं। तो इस प्रैक्टिस क्लास से आपको यह निश्चित तौर पे पता चल पाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन वाकई में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसको ध्यान में आप रख के जाएंगे पेपर देने तो बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे साथी। देखिए, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी बात करें हर पार्ट को ध्यान में रखते हुए कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पेपर में आए हुए हैं, अभी तक जितनी बार सीटेड हुआ है, सारी चीज़ों पर हम बात करते हुए चीज़ों को ध्यानपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो चलेंगे हम सभी प्रश्नों की पहले श्रृंखला पर। पहला आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर और ध्यानपूर्वक दोस्त देखने का प्रयास कीजिएगा, क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। तो पहला दोस्त जो है वह समस्या समाधान से प्रश्न है। अगर बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके करवाए जाए। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा इसमें से मौके करवाए जाए, क्या करवाया जाए, मतलब उनको मौके मुहैया करवाए जाए, किस प्रकार के ऐसे कार्य दिए जाएं जिसमें बच्चा एक समस्या समाधान बेहतरीन वाला बन पाए। तो ऑप्शन में दिया गया केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहा करके, या फिर स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, या कहा कि आपसे जब आवश्यक हो तो अतिरिक्त ट्यूशन लेकर के, या केवल दृश्य और श्रव्य और स्मार्ट बोर्ड द्वारा लिखना। दोस्तों, तो क्या आपको लगता है कि इसमें से कौन सा ऐसा मौका देंगे जो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों, कहा कि केवल पाठ्य पुस्तक द्वारा के दिए गए जो है प्रारूप के अनुसार, तो केवल अगर हम बात करें, अगर जो बुक में बच्चे के सामने दिया गया है, जो बुक में सारी चीज़ें दी गई हैं, उसके हिसाब से अगर हम बच्चे को समझाएंगे, क्या वह बच्चा अच्छा समस्या समाधान पढ़ पाएगा? नहीं। उसके सामने अलग अलग सी समस्याएं जब आएंगी ना, तो बच्चा समझ पाएगा कि वाकई में हमको कैसे प्रॉब्लम से निकलना है। तो दोस्तों, केवल हम पाठ्य पुस्तक नहीं, वैसे भी तो आपको पता है केवल अपने आप में नेगेटिव है, तो यह ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरे में कहा स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, एकदम सही है दोस्तों। अगर जब हम स्वतंत्र खोज के द्वारा किसी संप्रत्यय, किसी कॉन्सेप्ट की खोज करेंगे तो क्या होगा, बेहतर सीख पाएंगे। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पहले का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी में करा जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर के। दोस्तों, करा कि जब आवश्यक हो तो अतिरिक्त जो है ट्यूशन लेकर के। तो ट्यूशन की चीजें जो आरटीई है वह विरोध करता है, आरटीई में सीधा नकारा गया है, ट्यूशन की बात गड़बड़ होगा। केवल दृश्य और श्रव्य, क्या हम सिर्फ दृश्य सामग्री से और स्मार्ट बोर्ड पर लिखने से, सारी करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? नहीं दोस्तों, जब हम फ्री माइंड के होंगे, फ्री तरीके से सोचेंगे, एकदम हमको कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई प्रेशर दिमाग में नहीं रहेगा बच्चे के, तो हम बेहतर सीख पाएंगे। इसीलिए दोस्त आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए। रीना क्लास में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। करा कि क्या निम्न में से या किसका प्रतीक है। तो रीना है, कोई बच्ची है, वह कोई समस्या है, किसी भी समस्या को सुलझाने की बात करे, अलग अलग तरीके के बारे में सोचती है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मानसिक क्षति उसमें गड़बड़ है, या करा कम प्रज्ञानता या बोधगम्यता को दिखा रहा है, या सारी सोच को दिखा रहा है, या अब सारी सोच को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अलग अलग तरकीबों की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से सोचने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अब इस सारी सोच का मतलब होता है कन्वर्जेंट, तो आपका तो यार लिमिट करता है, बंद करता है, मानसिक क्षति कुछ नहीं है, कम प्रज्ञान नहीं है उसे। अब सारी सोच एक तरीके से, अब सारी सोच जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, और इसे बोल सकते हैं सृजनात्मक चिंतन। तो एक तरीके से सृजनात्मक चिंतन वाला है, और सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो किसका प्रतीक है, एक सृजनात्मक सोच की बात है, इस सृजनात्मकता की बात है। और इसीलिए दोस्तों सृजनात्मकता को हम अब सारी सोच भी बोलते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है।
कौन सा ऐसा कारक है जो बच्चे की समस्या समाधान में बाधा डालेगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। करा समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, करा कार्यात्मक स्थिरता पर बल देना या ध्यान देना, उपमाओं का प्रयोग करना या समस्या को भागों में तोड़ना। तो कौन सा इसमें से बाधा डालेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऑप्शन इसमें से क्या है साथी, वह है गलत, और इसमें से जो 3 ऑप्शन है वह है आपका सही। तो इसमें हमें यह ध्यान देना है कि कौन सा गलत है। अच्छा, गलत कौन सा है वही गलत हमें ढूंढना है। अब हम चलते हैं, ढूंढते हैं, आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं बाधा डालता है, मतलब क्या समस्या समाधान में बाधा डालता है। क्या समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व होगा तो समस्याओं में बाधा पड़ेगा आपको करने में, समस्या को समाधान करने में? कभी नहीं। अच्छा भाई, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा तो क्या बाधा उत्पन्न करेगा? नहीं। कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान दें, तो कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान देना कर रहा है, स्थिरता पे बात कर रहा है। एक क्या कर रहा है, स्थिरता पर जब बातें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं समस्या समाधान नहीं हो सकता, और इसीलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा। उपमाओं का प्रयोग हो सही है और समस्याओं को भागों में तोड़ना यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एक किसी बिंदु पर कार्यात्मक स्थिरता की बात कर रहा है, एक स्थिर स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह आपका नहीं बनेगा। तो दिखा है स्टेबिलिटी, तो आपका जो है यही चीज़ें हैं, या स्थिरता की बात कर रहा है। जब स्थिरता हो जाएगा किसी कार्य को करने में, क्या समस्या समाधान सही तरीके से हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 4 नंबर के लिए, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? क्या अनुरूपता कहलाता है, या निगमन परीक्षण कहलाता है, या फिर स्मृति सहायक विधियां कहलाती है, या साधन साक्ष्य विश्लेषण कहलाता है? दोस्तों करा कि यहाँ पर देखिए, करे मिलती जुलती, करे किसी समस्या के समाधान तक पहुँचने के लिए मिलती जुलती की बात हो रही है, उद्धृत करना क्या कहलाता है? वह दोस्तों आपका कहलाता है, मिलती जुलती अगर कहेगा तो अनुरूपता कहलाता है, क्योंकि मिलती जुलती बात करा ना, मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना, तो कहीं ना कहीं उसी के अनुरूप चीजें हो रही हैं। भाई एक समस्या कोई हमने सॉल्व किया है, उसी से मिलती जुलती कोई और समस्या आपके सामने आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हम सीधा सा यही समझेंगे साथी कि कहीं ना कहीं उसके अनुरूप वह भी समस्या है, जो आई नहीं समस्या वो भी उसी के अनुरूप है। तो इसलिए आपका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिसे बोलते हैं एनोलॉगी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? किस प्रकार से हम इसे बढ़ाया जा सकता है? कौशल को, किस कौशल को? समस्या समाधान कौशल को, मतलब किसी समस्या को समाधान करने की स्किल को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं? उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर बल दे करके, या समस्याओं को मानक प्रारूपों को प्रस्तुत कर, या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, या यंत्रवत याद कर। तो साथ ही आपको क्या लगता है कि इसमें आप किस प्रकार से इसे बढ़ा सकते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें से जो आपका एक आपको चूज करना है वही आपका राइट आंसर होगा, मतलब इसमें से सिर्फ एक ही सही है। करा कि उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर बढ़ना, करा कि अगर हम किसी परंपरागत इस चीज़ों पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे मतलब कोई समस्या आ गई, एक ही पैटर्न यूज करें, एक ही चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो क्या अच्छे तरीके से हम समस्या समाधान कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए समस्या जब अलग है तो उसके लिए प्रारूप भी अलग होना चाहिए। किसी परंपरा एक ही पर नहीं चलना है और यह बढ़ावा नहीं देगा। करा समस्याओं को मानक प्रारूप प्रस्तुत करके, दोस्तों आपके लिए एकदम सीधा सा मतलब मानक क्या है? मानक अपने आप में निगेटिव होता है ना, यह भी नहीं होगा। करा समस्याओं के वैकल्पिक तरीकों को मान करके, जी आपके सामने जो समस्या है उसके अलग अलग वैकल्पिक जो है तरीके का इस्तेमाल करके आप समस्या को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसीलिए दोस्त आपका सी बनेगा। करे यंत्रवत याद करना अपने आप से वैसे ही गलत है, तो सीधा सा बनेगा हमारा ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर होगा, 5th का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चले 6 नंबर के लिए, करा एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? मतलब कोई ऐसी शिक्षिका हो जो समस्या समाधान को कैसे बढ़ा सकती है बच्चे के भीतर। करा पूछताछ को हतोत्साहित करके, दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि पूछताछ को अगर हम हतोत्साहित करेंगे तो क्या आपके भीतर समस्या समाधान सही तरीके से हो पाएगा?
भाई हतोत्साहित नहीं, हमें प्रोत्साहित करता तो सही होता। क्योंकि हमारे सामने अगर बच्चा पूछ रहा है कोई चीज़ तो हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा और बेहतर समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की समस्या सॉल्व हो पाएंगी। तो करा हतोत्साहित अपने आप से नेगेटिव है। करा अनुरूपकों के इस्तेमाल को निषेधित करके, करा निषेधित करने की बात करा, इसका मतलब नकारने की बात करा, गलत हो जाएगा। करा चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवा करके। दोस्तों अगर हम सारे हल उपलब्ध करा देंगे, अगर हम चुनौती से बचना है, बच्चे से कहें, बच्चे के सामने कोई सवाल आया, कोई क्वेश्चन आया तो उसी के हम क्या करें, सभी सवाल क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं, तो कभी बच्चा बेहतर कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत होगा। क्योंकि विद्यार्थियों, डी में करा विद्यार्थियों की समस्या समाधान तरीकों को सुस्पष्टीकरण और प्रोत्साहित करके, एकदम सही कर रहा है कि सुस्पष्टीकरण करना और प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा अच्छा समस्या समाधान बन पाएगा। इसलिए 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी आपका करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 पर हम चलेंगे साथी। 7 नंबर में करा समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। अगर आपसे कोई कहे समस्या समाधान क्षमता को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। चलते हैं हम सभी, कौन इसमें से बढ़ाएगा। करा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, क्या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, या लगातार अभ्यास या कार्यान्वयन पर जोर देकर, या करा समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसका मतलब है हमारा कौन सा सही आंसर होगा वही हमें क्या करना है, चूज करना है। तो दोस्तों करा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अगर हम किसी समस्या समाधान को कौशल को बढ़ाना है या क्षमता को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसी मिलती जुलती बच्चे के सामने कोई समस्या लाएंगे और समस्या लाने के बाद बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे कि बेटा अगर इस प्रकार की आपके सामने समस्या आएगी तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये ऑप्शन बन रहा है कि नहीं, एकदम बन रहा है ये ऑप्शन। अच्छा, बी में कह रहा है कि भाई साहब डर की भावना पैदा करें। अगर भाई आपके सामने, बच्चे के सामने अगर समस्या आ गई तो बच्चे को डरवा देंगे, कहेंगे बहुत डर जाना, गड़बड़ मामला है, बहुत समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस तरीके से अगर बच्चे के सामने हम कहेंगे तो बच्चा क्या कभी कोई सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा साथी। इसलिए बी ऑप्शन अपने आप से गलत है। लगातार अभ्यास या कार्यान्वयन पर जोर दे करके। अच्छा, लगातार क्या हम अभ्यास करते रहे और कार्यान्वयन करते रहे तो क्या सही चीजें हो पाएंगी? क्या हम समस्या समाधान कर सकते हैं? भाई समस्या समाधान करने के लिए यह नहीं है कि आप लगातार अभ्यास करिए, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि पहले तो यह समझिए कि है वाकई में समस्या कैसी। अच्छा, समस्या को पहले हमें पहचानना आना चाहिए, पहचान करके उस पर किस प्रकार से हम उसका समस्या को सॉल्व करेंगे वह कौशल आपको होना चाहिए। पहले तो आप अभ्यास तुरंत करना शुरू नहीं कर देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्त। करा सी डी में करा समस्या के अटल तरीके का प्रयोग करके। तो अटल तरीके करा एक फिक्स वे में, जो आपका पहले से आप जानते हैं तरीका, उसी तरीके को आप उस पर भी अप्लाई कर दीजिए। तो आपको समस्या अलग है तो समस्या के लिए समाधान भी अलग तरीके से होगा। तो इसके लिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या ए जो है राइट आंसर बनेगा। 8 नंबर प्रश्न के लिए कर एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या का समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। करा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, दंडित करके, या फिर करा बच्चों के सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, या प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, या करा केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देना। दोस्तों करा कि प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है और अध्यापिका एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बच्चे को बनाना है, तो किसमें आप बेहतर बच्चे को बना सकते हैं? आप ऑप्शन पे हम चलते हैं। करा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके। क्या बच्चे को, अगर हम बच्चे के सामने अच्छा समस्या समाधान बच्चे को बनाना है कि मतलब समस्या उसके सामने आए और सही तरीके से बच्चा सॉल्व कर ले, तो हम गलत उत्तरों के, अगर बच्चा उत्तर दे रहा है तो उसे अस्वीकार करेंगे और दंडित कर देंगे तो बच्चा बेहतर बन पाएगा? कभी नहीं। उसको हम उसके भीतर अच्छी गुण, उसकी तरीके को सॉल्व करने का तरीका बच्चे को बताएंगे, समस्या अगर में फंसा है तो। बी में अगर आप बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी प्रकार पर आधारित विचार मंथन करके, एकदम सही है, ऑप्शन संख्या सही है कि भाई साहब उसी प्रकार से हम सहज अनुभूत कहेंगे, अनुमान लगाइए बेटा, समझिए, और कहीं ना कहीं उसको हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा बहुत अच्छे से काम कर रहे हो आप, ऐसे आप बताने का प्रयास करोगे बच्चों से।
और उसी प्रकार पर आधारित विचार मंथन कि हाँ उस पर आप विचार मंथन करो, सही कहीं ना कहीं सही चीजें हो जाएंगी। तो सी में कर है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके। दोस्तों अगर हम भौतिक पुरस्कार देंगे तो जब भौतिक पुरस्कार नहीं पाएगा बच्चा तो सीखना बंद कर देगा, इसलिए दोस्त आपका सी भी गया है, गलत है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, तो केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर हम बल देंगे तो नहीं दोस्तों, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान कर रहा है तो आपका केवल लगने से वैसे भी निगेटिव हो गया। तो कौन सा इसमें से 8 का जो है बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 9 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? कौन सा ऐसा है जो प्रभावी समस्या समाधान की रणनीति हो सकती है? क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, या फिर प्रक्रिया निर्धारित समस्या प्रस्तुति कण के एक ही आयाम को सीमित रहना, या समस्या साधन साध्य विश्लेषण समस्याओं को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, या समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो कौन सा इसमें से है जो प्रभावी समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है? ये ऑप्शन में केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तो दोस्तों कि केवल एक ही केवल परंपरागत जो है कार्य पर अगर हम ध्यान देंगे तो क्या अच्छा बन पाएगा? केवल एक ही जो है क्रियात्मक एक परंपरा पर करेंगे तो चीजें बिगड़ेंगी भाई। अगर समस्या आपके सामने अलग है तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा भाई। एक ही समस्या के लिए समस्या अलग है और सोचने का तरीका एक होगा तो आप बेहतर समस्या समाधान करता नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन क्या है, गलत है। प्रक्रिया निर्धारित समस्या प्रस्तुतिकरण और एक आयाम में सीमित करना। तो एक जो है आयाम में सीमित करेंगे तो यह भी मामला बिगड़ेगा कि भाई एक आयाम में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर कि साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करके, एकदम सही है। अनेक उपलक्ष्यों में क्या करेंगे, हम विभाजित करेंगे, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अच्छा, हम कोई समस्या का समाधान किए और मूल्यांकन तो जरूर करेंगे, क्यों? अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि या हमने जो समस्या समाधान के लिए तकनीक अपनाया समस्या को सॉल्व करने के लिए, क्या वह मेरा तकनीक जो है सही है? तो तभी तो पता चल पाएगा। जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, आपका यह भी पार्ट जो है गलत है दोस्तों। ऑप्शन संख्या सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 10 नंबर की बात करते हैं दोस्त। एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक की विशेषता है? क्षतिग्रस्त बच्चों की। क्या क्षतिग्रस्त बच्चा जो है एक अनेक प्रकार से जो है मूल और अपसारी समाधानों के साथ कार्य करता है? नहीं दोस्तों, यह आपका सीधा सा बनेगा जो सृजनात्मक बच्चों की ऐसी पहचान है, क्योंकि आपको मैंने बताया मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता होती है। ऑप्शन संख्या बी होगा। कि अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की, नहीं, यह भी नहीं। अहम केंद्रित वाला भी नहीं बनेगा। तो सीधा सा आपका 10 का जो है ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? इसका मतलब कोई इसमें से आपके सामने 4 ऑप्शन होगा और एक इसमें से होगा निगेटिव। वही भैया हमें निगेटिव को पहचानना है, क्या इसमें से गलत है जो ऑप्शन। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो हम किसी विशेष समस्या को हल करेंगे तो अपने विचार तो प्रस्तुत करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो सही, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार आना। ठीक है, अगर हम आपके सामने गलतियां हो जाए तो कुछ हम हल करें, कोई हम चीज़ सॉल्व करें, तो जो गलतियां हमसे हो गई उसके प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर ईमानदार नहीं होंगे तो मामला बिगड़ेगा। तो दोस्तों यह भी सही है। सोच या विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना एकदम सही है। यह भी आपका बन जाएगा। समस्या समाधान करने का तरीका बेहतर है, लेकिन अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना तो फिक्स वे में कोई चीज है, मतलब एक जवाब कोई चीज उसका आ रहा है। जैसे कहा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी कहाँ है तो कह देगा बच्चा नई दिल्ली है। तो ऐसी चीज अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा समस्या समाधान हल करने का वर्णन करने का सही तरीका नहीं है, और इसीलिए दोस्तों आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे 12 नंबर के लिए। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें कैसा हो। पूछना,
तर्क करना, निर्णय लेना, या बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यकलाप, या प्रत्यय स्मरण रटना या समझना, या ड्रिल और अभ्यास। तो कौन सा ऐसा है जो समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले बच्चा, और कहीं ना कहीं क्रियाकलाप किस प्रकार के क्रियाकलाप में लगाना चाहिए। तो दोस्तों बहुविकल्पी वाले प्रश्नों की कार्यपत्रक की बात तो एकदम नहीं होगा भाई। बहुविकल्प वाला मामला एक कोई फिक्स वे में चलेगा तो बच्चा समस्या समाधान बेहतर नहीं बन पाएगा। यहाँ रटने और प्रत्यय स्मरण की बात जैसे आया अपने आप से निगेटिव हो गया, गलत हो गया। ड्रिल और अभ्यास अपने आप से नेगेटिव तो है, सीधा सा मतलब बनेगा ऑप्शन क्या है, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। इसका आपका सीधा सा बनेगा 12 का जो राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 13 नंबर की चर्चा करते हैं। कह समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां कैसी है, कह रहा कि परिवर्तनशील लचीला पाठचर्या है, या कह रहा कक्षाओं में छात्रों का समसमीकरण उपलब्ध है, कह रहा कि केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर कह रहा कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो दोस्तों कहाँ पर होगा जहाँ पर समस्या समाधान कौशल जो है बेहतर होगा, मतलब किस विद्यालय में जो समस्या समाधान सफल हो सकता है। तो करा कि सिर्फ करा कक्षाओं में छात्रों का समसमीकरण उपलब्ध कराना। तो करा कि सिर्फ हम क्लास में ही अगर हम बच्चों को समीकरण में उपलब्ध कराएंगे तो बेहतर कर पाएगा। अच्छा आपके क्लास में आप कीजिए, बाहर मत कीजिए, तो भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दिखावटी वाला एक तरीके से काम कर रहे हो क्लास में, और यह भी गलत है। और केवल उच्च स्तरीय का रहा है, अपने आप से गलत हो जाएगा केवल लगने से। अगर करा अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपने आप से प्रभावी अगर बात करें तो जो भी होगा, जब तक बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र यूज नहीं होगा तब तक बेहतर नहीं हो सकता समस्या समाधान वाला विद्यालय। और आपका सीधा सा है जहां परिवर्तनशील या लचीली पाठचर्या होगी वहां पर विद्यालय में सफल हो पाएगा समस्या समाधान। तो राइट आंसर सीधा सा दोस्त जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए, यहां पर आपको करना है फिल्म भरना है, क्या भरा जाएगा, करा किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की चरण है। मतलब इसमें से किसके अतिरिक्त जो है समस्या समाधान, मतलब एक इसमें से गलत है वही हमें गलत ढूंढना है। कह परिणामों की आशा करना या समस्या की पहचान करना, या फिर कहा कि समस्याओं की छोटे हिस्सों में बांटना या संभावित युक्तियों को खोजना। तो दोस्तों आप जानते हैं समस्या की पहचान करेंगे तभी तो समस्या सॉल्व हो पाएगी, सही है, या तो हिस्सा होगा। समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तभी तो हम बच्चे धीरे धीरे हम समझ पाएंगे। समस्या जो तोड़ देंगे छोटी तो हमारा समस्या जो आया है वह सॉल्व करने में अच्छा तरीका होगा, मतलब हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। संभावित युक्तियों को खोजना, सही है कि अगर हम किसी समस्या को समाधान करने जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि संभावित जो है युक्ति खोजें कि जिससे हमारा समस्या सॉल्व हो पाए। लेकिन परिणामों की आशा करना आपके हाथ में नहीं, परिणाम जो होगा देखा जाएगा। पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रक्रिया से गुजरना है, और यह जो है चरण आपका नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका एक्सपेक्टिंग जो है रिजल्ट्स पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए कह कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। कौन सा इसमें से पहला चरण है वैज्ञानिक पद्धति का। तो दोस्तों यह बहुत पूछा जाता है, करा परिकल्पना की परीक्षण करना है, या समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी की एकत्र करना, या करा परिकल्पना का निर्माण करना है। तो दोस्तों आप क्या सबसे पहले होंगे, तो पहले तो हम समस्या के प्रति हमारी जागरूकता होनी चाहिए, वाकई में समस्या है क्या। देखिए हम पहले परीक्षण तो करेंगे नहीं कि आपके सामने परिकल्पना की परीक्षण करना शुरू कर दे, कल्पना की जो है शुरू कर दे। समस्या के प्रति पहले हमारी जागरूकता होनी चाहिए, समस्या है वाकई में क्या, इसकी हमको जानना जरूरी है। और पहला चरण यही होगा ऑप्शन संख्या ए। तो पहला तो हमें जो है अवेयरनेस ऑफ जो प्रॉब्लम है कि पहले अवेयर होना चाहिए कि समस्या वाकई में है क्या दोस्तों। तो सबसे पहले जो होगा 15 का ए ऑप्शन आपका, तो पहला चरण पूछ रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। साथ ही दोस्त बात करें कि ये आप सभी के सामने 15 प्रश्न थे, जो इससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल पाया होगा कि समस्या समाधान से वाकई में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप जूनियर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों में एक एक प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। आप जाकर कोई अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो अगर हम 16 नंबर प्रश्न आपके सामने अफेड़ा चैप्टर से प्रश्न होगा, आप देखिएगा इसमें से देखिए दो प्रकार की अगर बात करें, एक अफेड़ा होता आंतरिक अफेड़ा, एक होता बाह्य। आंतरिक कहता है कि भाई साहब जब भी आप मोटिवेट हो, आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे तो हम बेहतर सीख पाएंगे।
बाह्य रूप से होंगे तो बेहतर नहीं सीखते, कभी नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको लालच लगी रहेगी, अगर जब लालच नहीं मिलेगी तो हम सीखना बंद कर देंगे। तो दोस्त इसमें से कारण निम्न में से कौन सा युग्म घटक अपवेड़ा स्रोत का सही रूप का मिलान है? मतलब आपसे एक तरफ मिलान करने की बात करेगा। आत्मपरतोष एक तरीके से क्या होता है? आत्मसंतुष्टि। अगर आत्मसंतुष्टि हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बाह्य अपवेड़ा से ग्रसित हैं या बाह्य अपवेड़ा से मोटिवेट हैं। तो आप कह रहे हैं कि बाह्य अपवेड़ा है, आप में नहीं। अगर संतुष्टि होगी तो आप आंतरिक अपवेड़ा से होंगे। तो दोस्त या तो गलत है। करा जिज्ञासा आंतरिक अपवेड़ा एकदम। अब जिज्ञासा भीतर अगर आपकी शांत हो गई, अगर जिज्ञासा कोई क्यूरियोसिटी है तो आंतरिक अपवेड़ा का। नगद पुरस्कार आंतरिक नहीं होता दोस्तों, बाह्य होता है। क्या होता है? बाह्य होता है, यह भी गलत होगा। रुचि क्या है? रुचि आपका आंतरिक है, बाह्य नहीं है दोस्तों, यह भी क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या क्या होगा? वह आपका ऑप्शन संख्या बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 17 नंबर के लिए। करा आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? मतलब आंतरिक का प्रेरणा का एग्जाम्पल, इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल इसमें से क्या होगा? करें एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है। करें एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। करें एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। करें एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। तो दोस्तों अगर हम आंतरिक की बात करते हैं, कर एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए, अच्छा आप अच्छे ग्रेड ला रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दिखाने की बात करें। और जैसे ही दिखाने की बात हुई तो एक्सटर्नल हुआ कि नहीं हुआ? बाह्य रूप से हुआ। तो इसलिए दोस्त आपका ग्रेड लाने के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आंतरिक रूप से आप नहीं है, बाह्य रूप से हैं। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसको परिणाम जो है, प्रयोग का परिणाम जानने की जागरूक उत्सुकता है एकदम। या इसमें क्या होगा? आंतरिक रूप से होगा और ऑप्शन संख्या बी होगा। अगर एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करे क्योंकि उसे थ्योरी की क्लास पसंद नहीं है, मतलब वह थ्योरी की क्लास ना पढ़ना पड़े, इस वजह से कि अपना जो प्रयोग कर रही है। तो यह भी चीजें अपने भटकाव की बात कर रहा है। अगर एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहते हैं, मतलब अपने टीचर के सामने दिखाना चाहती है कि गुरु जी बहुत अच्छा हमसे हम चीजें पढ़ते हैं, आप मुझे नंबर और अच्छे से दीजिए। तो ऐसे विद्यार्थी क्लास में रहते थे दोस्त। ऐसा आपने देखा होगा कि गुरु जी को और सर जी को बहुत मोहित करने के लिए अलग अलग प्रयास करते थे, कहीं से नकल मार के या कुछ भी करके जो है ला करके सामने रखते थे। बहुत गुड बेटा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करेंगे चलिए ठीक, उस टाइम तो आपको बहुत संतुष्टि मिल जाएगा, लेकिन लक्ष्य जब आपको एक टारगेट मिलेगा कि वाकई हमें यहाँ जाना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, तो फिर आप कर गुजर नहीं पा सकते हैं। और ऐसी घटना हो चुकी है हम सबके साथ भी दोस्त। जो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक या संतोषजनक है? जो अपने आप में आनंददायक और संतोष होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से मोटिवेशन की बात होगी। तो इसमें से क्या होगा? आंतरिक प्रेरणा। जब आपको आनंद और संतोषजनक चीजें हो जाएं तो कहीं ना कहीं आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हैं, और इसीलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन बनेगा। गुण विषयक अप्रेरणा नहीं भैया, बाह्य प्रेरणा इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इसमें से आनंद की बात हो रही है और संतोष की बात हो रही है, संतोषजनक चीजें हो रही हैं। तो कोई एक्टिविटी इसका किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है, उन एक्टिविटी से जुड़ी है जो आपको उन एक्टिविटी से जुड़ी है जो आपको आनंददायक और प्रेरणा मतलब एक तरीके से संतोष प्रदान करती है, वो सीधा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पर अगर हम बात करेंगे, किसी विद्यार्थी को किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? किसी का कोई टीचर ऐसा है जो बच्चों के लिए क्या चीजें इस्तेमाल करे कि बच्चा जो आंतरिक रूप से मोटिवेट हो पाए। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर देंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। दोस्तों अगर बच्चों को हम कहें कि 5 सितारे हम देंगे आपको, तो बच्चे को एक लालच दिला रहे हैं, और जैसे ही लालच दिलाए आप तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को बाह्य रूप से मोटिवेट कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा? आंतरिक रूप से। तो दोस्तों मैं देखती हूं कि कौन प्रथम आता या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। तो प्रथम आता आती की मतलब अगर हो गया तो कहीं ना कहीं आप लालच दिखा के काम करवाने का प्रयास करें, बच्चा किसी भी हालत में सीख जाए, बस सीख जाए, ऐसा आपका आंतरिक नहीं बाह्य रूप से हो रहा है।
कह रहा इस प्रकार इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं हम इस गतिविधियों में क्या क्या सीख सकते हैं। सही है, जब टीचर कहे बच्चों से कि देखिए बेटा देखो यह बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मज़ेदार है, देखते हैं चलते हैं हम सभी कुछ अगर प्रयोग किया जाए, दोनों लोग मिलजुल के करेंगे, कहीं ना कहीं देखना अभी बहुत अच्छे से चीज़ें रिजल्ट आएंगे। तो बच्चे को हाँ देखते हैं, हम भी देखते हैं यार कैसे क्या होता है। तो बच्चे का मतलब कहीं लालच नाम की चीज़ नहीं होगी पहली बात, और बच्चा जब सीखने का अच्छा मजा आने लगेगा तो बेहतर सीख जाएगा और वह आंतरिक रूप से होगा, और लालसा बढ़ेंगी और क्यूरियोसिटी होंगी, जिज्ञासा बढ़ेंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। डी में करा वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं वह खेल सत्र में खेलने नहीं दूंगी। इसका मतलब कहीं ना प्रेशर पे काम करवा रहे हो, जब प्रेशर पे काम करवाओगे तो कहाँ बेहतर सीख सकता है यार, कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा 19 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें 20 नंबर के लिए। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जब, बच्चे कब आंतरिक इंटरनल जो है आंतरिक रूप से जो है प्रेरित होते हैं जब क्या हो, दंड और पुरस्कार द्वारा दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाता है। तो क्या आप दंड और पुरस्कार पर अगर बल देंगे तो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट हो पाएगा, कभी नहीं, गलत बनेगा। कह कि पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर देना। तो भैया जब आंतरिक रूप से मोटिवेट करें, कह कि स्मृतियों पर, केवल स्मृतियों पर, भैया नहीं बनेगा। आगे करा कि उनका करा कि रटने पर करेंगे तो केवल आप तो आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाएगा, हो सकता है कभी। तो अगर ऐसा होता तो सब करने लगते। करा कि उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव, उनमें क्रिया शक्ति की तीव्रता लाता है। एकदम सही है आपका जो राइट आंसर होगा, उनका जो शैक्षणिक जो वातावरण अगर अपनत्व वाला है तो बच्चा आंतरिक रूप से हो पाएगा मोटिवेट। शिक्षक द्वारा उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं। जब टीचर निर्देश देने लगेगा तो फिर आपका बाल केंद्रित का हनन हो जाएगा और शिक्षक केंद्रित पद्धति चलने लगेगी। लेकिन जो आपकी जो पद्धति है, जो पढ़ाई है, वह बाल केंद्रित है, इसलिए डी ऑप्शन अपने आप से कटेगा और राइट ऑप्शन सी बन जाएगा साथी। तो 20 का जो बनेगा राइट ऑप्शन वह आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम चलें, प्रश्न संख्या 21 नंबर के लिए। कारण निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारित विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक अफ्रीड़ा देगा? कौन सा ऐसा है जो आंतरिक रूप से अफ्रीत करेगा? क्या स्वनिर्देशित होंगे तब, या अध्यापक निर्देशित, या अभिभावक निर्देशित, या सहपाठी निर्देशित? करा कि कौन सा इसमें से होगा जो आप आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे? भैया आंतरिक रूप से मोटिवेट तभी होंगे जब हम खुद से कोई चीज़ निर्देशित हो कि वाकई में यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे जीवन में कुछ करना है। जब हम खुद से जो स्वनिर्देशित होंगे तो जीवन में कुछ कर जाएंगे और कहीं ना कहीं वह आंतरिक अफ्रीड़ा का रोल अदा करेगा। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अध्यापक कितना आपको निर्देश दे करके आगे बढ़ा सकता है? कभी नहीं, जब तक आप करना नहीं चाहते हैं दोस्तों। इसलिए बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी में अगर अध्यापक निर्देशित, आपके गार्जियन, आपके माता पिता कितना आपको ठेल ठाल के आगे ले जाएंगे जहां आप सीखना ही नहीं चाहते हो दोस्त। सहपाठी निर्देशित, तो दोस्तों अगर सहपाठी निर्देशित अगर आपका जो फ्रेंड है कितना आपको मोटिवेट करेगा, कितना आपको ले जाएगा आगे तक, जब तक आप करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए दोस्तों आपका सेल्फ जो डायरेक्टेड होंगे तो कहीं ना कहीं आप आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाएंगे और राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। 22 नंबर के लिए दोस्तों यहाँ पर फिल करना है, किस प्रकार की उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे? किस प्रकार से बच्चा मोटिवेट हो कि जो लंबे टाइम तक आंतरिक रूप से मोटिवेट रहे? कर प्रदर्शन रहेगा? नहीं भाई, प्रदर्शन करेगा तो आंतरिक रूप से लंबे टाइम तक नहीं हो सकता, प्रतियोगिता में भी नहीं हो सकता। जब बच्चा अधिगम करेगा तो ज़्यादा टाइम तक क्या होगा, मोटिवेट रहेगा और उससे लगेगा हाँ वाकई में मैंने अच्छा काम किया है और अच्छे तरीके से वह आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों जो आंतरिक प्रेरणा देगा अगर आप अधिगम करेंगे तो लंबे टाइम तक या आपको आंतरिक रूप से मोटिवेट रखेगा। तो लर्निंग आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? कैसे आंतरिक रूप से प्रोत्साहित कर सकता है ऐसा आपसे पूछ रहा है दोस्त। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहा है, दुश्चिंता और भय पैदा करके। तो आप कभी बच्चे को आंतरिक रूप से मोटिवेट करना है तो दुश्चिंता और कहीं ना कहीं भय पैदा करोगे तो बच्चा मोटिवेट हो पाएगा? कभी नहीं। जब तक अपनत्व का भाव नहीं उतारोगे, जब तक आप अपनत्व का भाव नहीं देंगे बच्चे के सामने, तब तक बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं हो सकता है। उसे लगेगा यार हमारे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, चीज़ें बदलेंगी।
और बच्चा आंतरिक रूप से कभी मोटिवेट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, जब तक हम बच्चे के सामने अपनत्व वाला कि देखो बेटा जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ, डरने की कोई बात नहीं, जो भी दिक्कतें हैं पूछो, तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप को आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा और धीरे धीरे बेहतर सीखेगा। तो या तो अगर प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, प्रतिस्पर्धा अपने आप से गलत हो वैसे भी, और ये भी गलत हो ही गया दोस्तों। कर व्यक्तिगत निपुणता लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उनको सहयोग दे करके, एकदम सही है कि बच्चे को अगर हम सहयोग देंगे, हेल्प देंगे, करते रहेंगे तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा और आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा। इनाम की बात जैसे आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाय होगा, और इसका वास्तविक इनाम जैसे टाफी दे करके, कितना दिन टाफी देंगे, तो बच्चा एक दिन टाफी से तो उबेगा कि भैया टाफियाँ मिलनी चाहिए। तो इसलिए दोस्त 22-23 का जो होगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा, ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर। 24 नंबर पे हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सी तकनीकें विद्यार्थियों की अधिगम अवप्रेरणा को बढ़ावा देंगी। कौन सा ऐसा है जो आंतरिक जो करा अधिगम अवप्रेरणा को बढ़ावा देगी। करा कि दंडात्मक कक्षा प्रबंधन स्थापित करना। करा माहौल ऐसा बना देंगे कि मारपीट काट वाला क्लास का माहौल बनाएंगे, तो क्या बच्चा जो प्रेरित होगा अधिगम के लिए, कभी नहीं होगा। बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि हम अधिगम करें, वह डरेगा, भागेगा। करा किसी भी कीमत पर कार्य खत्म करने पर बल देना है। बच्चे को अगर किसी भी प्रेशर डाल के आप काम करवाओगे तो बच्चा काम तो पूरा कर देगा, लेकिन वह भीतर से उसको, या वह कभी नहीं उससे सीख सकता है। काम तो कर सकता है, कर देगा, किसी भी हालत में हो जाएगा आपके सहयोग से, लेकिन वह भीतर रूप से आपको कभी उसको आगे बढ़ने की कभी भी वह चीज़ें प्रेरित नहीं करेंगी। कला कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर देना। बच्चों के बीच अगर कंपटीशन बढ़ाएंगे तो भी बच्चा अधिगम पीड़ा को बढ़ावा नहीं देगा दोस्तों, कभी नहीं देगा कि हमें सीखना चाहिए। विद्यार्थी उनके व्यक्तिगत अधिगम पाने के लिए समर्थन देना। सही है, जब बच्चे को हम समर्थन देंगे, हेल्प करेंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा और अधिगम के लिए प्रेरित होगा। और ऐसी बात सही है, जब आपके घर में, आपके बहुत से ऐसे घर में बहन होंगी जो आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने में ठीक ठाक हों, आप शहर में, किसी शहर में रहते हों, अच्छी तरीके से तैयारी किए हों, और आपकी बहन जो है गांव में रह कर के पढ़ रही हो बेचारी, और जब भी आप उसको पढ़ने का मौका मिलता हो और वह चीज़ों को समझ नहीं पाती हो, और आप जो है उसको एक नए भाषा में, एक नए चीज़ों को, मतलब एक अपने कॉन्सेप्ट, अपने राय जब उस भाषा पे आप देने लगती हैं तो वह सीख जाती हैं। और जैसे सीखती हैं तो वो कहती हैं कि आपने इतना अच्छे तरीके से मुझे समझा दिया, इतने अच्छे से हमने मुझे बता दिया आपने, कि मैं मतलब कि चीज़ों को कभी ऐसा सीख नहीं सकती थी। तो वो अगली बार और भी कोशिश करेंगे, और भी आपसे पूछेंगे भैया आप बता दो मुझे, और चीज़ें मैं और अच्छे से सीख जाऊँ। ऐसा होता है दोस्त। तो इसलिए जब आप सहयोग करना शुरू करते हैं, किसी का हेल्प करते हैं, चाहे टीचर के रूप में, चाहे अपने भाई बहन के रूप में, या किसी भी रूप में आप अगर किसी का सहयोग करना सीखते, सहयोग देना शुरू करते हैं, तो आपको जिसको सहयोग दे रहे हैं और भीतर से मोटिवेट होता है और बेहतर तरीके से सीखता है। इसलिए 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 25 नंबर के लिए दोस्त, मीरा विद्यालय के बाद गिटार अभ्यास करती है। कोई मीरा नाम की बच्ची है और विद्यालय से पढ़ने के बाद गिटार का अभ्यास कर रही है, गिटार भी बजाना अभ्यास कर रही है। तो इस कार्य से प्रेम है, उससे लगाव है कि गिटार बजाना, मतलब वह पढ़ने के बाद गिटार भी बजाती है। उससे या उससे संतुष्टि देता है किसका, क्या बाय फेड़ा से है, कभी नहीं बाय से होगा। अगर बाय से होगा तो गिटार बजाने से उसे ट्रॉफी या किसी प्रकार की चीजें नहीं मिल रही हैं, उसे अपने आत्म संतुष्टि, आत्म आनंद के लिए वह खुश रहे, अपने आप को भीतर से अच्छा फील करे, इसलिए गिटार बजा रही है। इसका मतलब कहीं आंतरिक प्रेरणा है। और राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर होगा। 26 नंबर के आगे साथ ही बात करेंगे। 26 नंबर 26 एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अप्रेरित रहें। कोई अध्यापिका है, उसके वाह करे कि आंतरिक रूप से अप्रेरित रहें उसके विद्यार्थी, तो उसे क्या करना चाहिए। करा कि उसे क्लास में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना और बच्चों में तुलना करना चाहिए। क्या आप भैया अगर उसके बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित रहें तो आप बच्चों के बीच तुलना करना शुरू करोगे। जैसे आप तुलना करेंगे कि देखो आप क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसा बच्चा कर रहा है, तो बच्चा कहेगा यार गलत चीज़ें हैं और बच्चे उतना अच्छे से नहीं सीखेगा। लेकिन जब आप सहयोग देंगे, जहाँ बच्चा गलती किया है वहाँ पर अगर आप हेल्प देंगे तो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा और आगे कहीं ना कहीं बढ़ेगा, उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन जब तुलना और प्रतियोगिता जैसी चीज़ें करने शुरू करिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे को आप ढकेल रहे हो गर्त में और बच्चे को पीछे कर रहे हैं आप। अगर बच्चों में डर और चिंता का भाव, तो अगर बच्चे को हम डर और चिंता की भाव पैदा कर देंगे तो बच्चा कभी सीख पाएगा, कभी नहीं सीखेगा, उसे इस चीज़ से डर लगेगा। अगर भौतिक पुरस्कार देना अपने आप से क्या है,
भौतिक पुरस्कार देना आपका जो बाय है आंतरिक रूप से प्रेरित करने की बात नहीं हो रहा है। बच्चे में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए, बच्चे में क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए, बेटा सीखो, देखो कैसे रिजल्ट आता है, देखो और बेहतर तरीके से सीखो, तो कोई बच्चा और अच्छे से सीखेगा और कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से मोटिवेट होगा। और सीखने के आनंद को अवृत करना चाहिए कि उसमें बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर दे और चीज़ों को सिखाने की प्रति। तो सीधा सा मतलब एक बनेगा दोस्त, ऑप्शन संख्या आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। 26 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 27 नंबर पे हम चलेंगे साथी। क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, क्या प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन वाला अधिगम है इसको बढ़ावा देने के लिए अफवेड़ा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? क्या जो कंपटीशन वाला माहौल है उसको क्या अफवेड़ा के रूप में बढ़ाना चाहिए, ऐसा आपसे पूछ रहा है। हाँ, इससे समकक्षों के प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलता है। तो दोस्तों तुलना तो अपने आप से गलत है, हाँ तो एकदम नहीं होगा, कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, कभी भी कंपटीशन वाला माहौल नहीं बनाना चाहिए। जैसे हाँ लिखा है इसका मतलब गलत लिखा है। कि नहीं, इससे क्लास में नकारात्मक लोकाचार बढ़ावा मिलता है, एकदम सही है। कभी हम कंपटीशन को क्लास में नहीं लाना चाहिए और नकारात्मक लोकाचार बढ़ता है क्षमताओं के आधार पर। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती हैं और इसीलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या बी बनेगा। आवश्यक है कि हाँ, यहाँ पर करा कि हाँ इससे विद्यार्थी को दूसरों को बेहतर करने में बढ़ावा मिलता है। दोस्तों कभी नहीं होगा दोस्त, आपका यह चीज़ें सी ऑप्शन बनेगा। हाँ नहीं हो सकता, नहीं होगा। कारण नहीं, इस पर प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। दोस्तों कभी नहीं। कारण किसी विशिष्ट जो जरूरत वाले बच्चे हैं, स्पेसिफिक जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं हमें यूज करना है। और या आपके जैसा माहौल होगा इससे आपके क्लास का माहौल बिगड़ता है, इसलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर के लिए कारण निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर प्रेरित करने में सबसे ज्यादा मदद है? कारण मददगार कौन सा होगा? कारण विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि की धारणा विकसित करना, कारण इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में स्पर्धा को बढ़ावा देना, कारण असफलता को आंतरिक अनियंत्रित कारकों को प्रतिपादित करना, या विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। तो दोस्त आपका 28 का क्या राइट आंसर होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों कह रहा कि सबसे ज्यादा मदद कौन सा है? विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करना। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें बी ऑप्शन करा इनामों को निरंतर वितरण, तो इनाम जब बढ़ाएंगे तो क्या बच्चा मोटिवेट होगा? कभी नहीं, यह आपका गलत है। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, नहीं आपका यह भी नहीं कर सकते दोस्त। और प्रदर्शन उन्मुख नहीं, प्रवृत्ता उन्मुख होता तो सही होता है, दिखावटी चीज अपने आप से गलत होंगी। तो विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करना या जो योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर प्रेरित करने के लिए मददगार होंगी। जब बच्चा लगातार वृद्धि करे, सीखता चलेगा, बच्चा में योग्यता में वृद्धि होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा भीतर से मोटिवेट होता जाएगा और चीजों को बेहतर तरीके से सीखता चलेगा। 28 का ए ऑप्शन बनेगा दोस्त। 29 नंबर में कह रहा अधिगम की अफवेड़ा को किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है? अधिगम में अफवेड़ा को यहाँ पर होगा, अधिगम की अफवेड़ा को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं? जब लर्निंग कर रहे हैं तो अफवेड़ा को किस प्रकार से हम कायम रख सकते हैं? कर बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, भैया जब बहुत आसान क्रियाकलाप देंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। बहुत आसान देंगे तो बच्चा क्या कभी मोटिवेट होगा? कभी नहीं होगा। हम आपको अगर बहुत सरल सरल क्वेश्चन कराएं तो क्या उससे आपसे मोटिवेट आपको मिलेगा? कभी नहीं कि हम पास हो पाएंगे, तो आपको नहीं। जैसा चीज़ें पूछी जाती हैं, जिस लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं उसी लेवल की चीज़ें कराएंगे तो अच्छा होगा। तो आसान क्रियाकलाप अपने आप से गलत होगा। यंत्रवत याद करना वैसे भी गलत है, याद करना गलत है दोस्त। दंड देना आपका आरटी इसका विरोध करता है। वैसे प्रवृत्ता उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देना एकदम सही है। आपको प्रदर्शन नहीं करना, प्रवृत्ता कर रहा, आप उसमें निपुण हो जाएं, आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएँ, ऐसी आपसे अगर चीज़ें बनाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप अधिगम की अफवेड़ा को बनाया जा सकता है, एक कायम रखा जा सकता है दोस्त। आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने साथी है। करा कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि वह उन्हें आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? मतलब कौन सा इसमें से चीजें टीचर कहे, अध्यापिका कहे, जिससे बच्चे जो है आंतरिक रूप से प्रोत्साहित हो पाए? देखते हैं, चलते हैं कौन इसमें अच्छा तरीके से बन सकता है। चलो इसके करने से पहले हम समाप्त कर लें।
उसके करने से पहले अगर समाप्त कर लें तो कहीं ना कहीं आप उसके करने से पहले कर रहे हैं। मतलब आप उसको एक जबरदस्ती, मतलब वह ना कर पाए उसके पहले हम कर ले, तो कहीं ना कहीं आप निर्देश देने की बात कर रहे हैं। और ऐसे तरीके से बच्चा आंतरिक विघटन नहीं उत्पन्न कर सकता है। आप एक प्रेशर में काम कर रहे हो, लालच दिला रहे हो, तो तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन सकते भाई। ये सब जब आप में व्यक्ति बनता है तो कैसे वह बच्चा बन सकता है, गलत होगा। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी देंगे। जब आप तुम्हें एक टॉफी देंगे तो कहीं ना कहीं बाह्य रूप से मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं आप। आंतरिक अवहेलना की बात हो रही है तो राइट आंसर सीधा सा बनेगा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बेहतर कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा हम भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, सब कहते हैं, ऐसा आप भी जानते हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 30 का वह होगा ऑप्शन संख्या डी। इस प्रकार से दोस्त बात करें आपके सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें से हम सभी ने समस्या समाधान अवहेलना जैसे चैप्टर से मैंने क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है। और 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अच्छे से समझ के जाना है, सीख के जाना है। साथ ही आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे अवश्य ही। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी क्लास लगा हो आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, चीज़ों को आगे बढ़ें और पढ़ते हुए जब चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेंगी ही मिलेंगी। इसी की शुभकामनाओं के साथ आपके क्लास इन करते हैं साथी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू।